नमस्कार दोस्तों। मैं बीके सिंह आप लोगों अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आया हूं। फिजिक्स की एक सबसे बेहतरीन यूनिट ऑप्टिक्स है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यह क्लास जो है सो क्रैश कोर्स की दृष्टि से होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, थ्योरीज, परिभाषा, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स सभी करवाई जाएंगी। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर आज पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऐसे फिजिक्स की कई शाखाएं हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण शाखा है ऑप्टिक्स, जिसे कई महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी जो है फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, जिसको लाइट, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है। इसे किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश की कई परिभाषाएं हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इत्यादि कई। तो प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे कि पहले प्रकाश का गुण क्या होता है। तो कुछ वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग मानते हैं, इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश में विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों होते हैं। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यदि इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उससे आगे वह नहीं जा पाता है, वह उसके मार्ग से लौट जाती है। यदि यह प्रकाश की किरण है, इसके मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो यदि यह वस्तु पारदर्शी है तो वह पार कर जाएगा, लेकिन अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो वह पार नहीं करेगा, वह क्या करेगा? लौट जाएगा। तो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर mc²। m जहां होता है फोटोन का द्रव्यमान और c जो होता है वह होता है प्रकाश की चाल, और ये जो होता है वह फोटोन की ऊर्जा होती है। तो ये सब प्रकाश के गुण होता है। अब देखिए, तो इसी गुणों का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। अब देखिए, प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं। प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं। एक है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, इसको कहा जाता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, इसको कहा जाता है तरंग प्रकाशिकी। यानी प्रकाश जो है, कहीं कहीं प्रकाश को किरण माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक जो है वह प्रकाश को किरण मानकर उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। यानी प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानकर उसके गुणों की व्याख्या की जाती है, किरण प्रकाश की कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रतिबिंब का बनना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चलिए, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। यानी प्रकाश की
वैसी शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर उसके गुणों की व्याख्या की जाती है। इसमें मुख्यतः व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम ये दोनों जो है वह प्रकाश की शाखा ही है। तो चलिए दोनों को हम बारे में समझ लिए। तो अब हम जानते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण के बारे में हम समझ लिए हैं कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश में विद्युतीय गुण भी होता है और चुंबकीय गुण भी होता है, इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और तीसरा है, प्रकाश जो है वह पारदर्शी वस्तु को ही पार कर सकता है, अपारदर्शी वस्तु को वह पार नहीं कर सकता है। वह अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वह वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। चलिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें जानना होगा कि किरण क्या होता है। तो किरण, इसको अंग्रेजी में रे कहते हैं, रे यानी किरण। प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर से समझेंगे, प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश का एक किरण हुआ तो इसको हम किरण कहेंगे, रे कहेंगे। और ऐसा अगर कई प्रकाश के किरण मिल जाएं तो इसको किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज, पुंज का मतलब समूह होता है, यानी किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो सकते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये समांतर किरण पुंज क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहां पर देखिए, यह एक दूसरे के समांतर है, सब एक दूसरे के समांतर है, तो यह जो हो गया वह समांतर किरण पुंज हो गया। चलिए दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है वह किसी एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहां पर देखिए, यह प्रकाश की किरण चली और यहां पर बिंदु एस पर जो है सब आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। समझे? चलिए तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा है, यहां पर लिख देते हैं तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है इसे कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। यानी यहां पर जो है चारों ओर से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर मिली, लेकिन यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाए तो इसे इस प्रकार के किरण पुंज कहलाते हैं अपसारी किरण पुंज। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ टकरा करके लौट जाती है उसी दिशा में जिस दिशा से वह जाती है
तो यही घटना जो है परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन हमको पढ़ना है, तो प्रकाश पारदर्शी वस्तु से तो आर पार हो जाएगी। यदि हम टॉर्च मारते हैं ग्लास में, शीशे की ग्लास में, ग्लास आर पार है, दिखाई देती है, तो इधर से टॉर्च मारेंगे तो वह क्या होगा, दूसरी दिशा की ओर लौट जाएगी। अगर माना कि ये शीशा है, ये पारदर्शी शीशा है, यहां से टॉर्च मारेंगे तो यह क्या होगा, आर पार हो जाएगा। लेकिन यदि यह अपारदर्शी वस्तु रहे तो यहां से प्रकाश आर पार नहीं होगी। तो इसकी परिभाषा होती है प्रकाश का परावर्तन की, लिख सकते हैं आप लोग कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए प्रकाश का परावर्तन देख लिए कि जब प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश के किरण को अपारदर्शी सतहों से टकराकर उसी दिशा में लौटने की एक घटना ही है। यानी टॉर्च जब हम मारते हैं, किसी दीवार पर मारते हैं, किसी शीशा पर मारते हैं, तो वह प्रकाश को आर पार आने जाने नहीं देती है। वह जिस दिशा से प्रकाश जाती है उसी दिशा में वह क्या होता है, लौट जाती है। तो यहां पर दो प्रकार से परावर्तन होता है। यदि आप चिकनी सतह पर प्रकाश का टॉर्च देते हैं, प्रकाश को देते हैं, तो वह पूर्ण रूप से परावर्तन होती है। लेकिन यदि वही सतह खुरदुरी हो, दीवाल खुरदुरा होता, तो वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को अनियमित रूप से परावर्तित कर देती है। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन को दो वर्गों में बांटा गया, यानी दो प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक में नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये नियमित परावर्तन क्या है वो हम जानेंगे। आप लोग लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा भी हम धीरे धीरे लिखा रहे हैं कि नियमित परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह वाली अपारदर्शी सतह से टकराती है, चिकनी सतह वाली अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। कैसे? ये व्हाइट बोर्ड है, वह एकदम चिकना है या अपारदर्शी भी है। इस पर यदि प्रकाश को दिया जाए, इस पर डाला जाए, तो यह क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। यानी यहां देखिए, ये प्रकाश है, ये ग्लास है जिसका एक भाग क्लॉय किया हुआ यानी रंगा हुआ है। इस पर प्रकाश को अगर एक किरण को भेजते हैं तो वह नियमित रूप से क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है। दूसरा किरण को भेजेंगे तो यह नियमित रूप से हो रही है परावर्तन। तीसरा को भेजेंगे, यह नियमित रूप से हो रही है परावर्तन। चौथा भेजेंगे, यह नियमित रूप से हो रही है। यानी चूंकि यह समांतर किरण पुंज को हम डाले तो यह नियमित रूप से परावर्तन हो रही है। तो इसकी परिभाषा भी लिख लिए होंगे आप लोग कि जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह वाली अपारदर्शी सतह से टकराती है तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। चलिए अब दूसरा है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण खुरदुरी सतह वाली अपारदर्शी सतह से टकराती है तो प्रकाश का यानी अनियमित रूप से परावर्तन होता है। यानी खुरदरी सतह हुआ दीवार जैसे, ऐसे देख लीजिए, ये सब खुरदुरा है, लेकिन क्या है, अपारदर्शी, इधर से कलाई किया हुआ, ये भी ग्लास है या कोई रुखड़ा जगह है,
तो जब प्रकाश की किरण इस पर देंगे तो यह अनियमित रूप से परावर्तन होगा, यह अनियमित रूप से होगा, यह अनियमित रूप से प्रकाश का हो रहा है परावर्तन। यहां से देंगे, यह देखिए अनियमित रूप से हो रहा है, इसको कोई पता ही नहीं कि प्रकाश की किरण किधर से आया और किधर से जाएगा। यदि इस पर समांतर किरण पुंज को ही भेजा जाए तो यह अनियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ग्लास पर होगा, चिकनी सतह होगा जिसमें थोड़ा सा भी खुरदुरी नहीं हो, और प्रकाश का अनियमित परावर्तन होगा खुरदरी सतह, दीवार है ये खुरदुरी सतह जो भी है। तो चलिए ये प्रकाश का परावर्तन के टाइप्स हम पढ़ लिए। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम सब। तो थोड़ा सा कुछ तो बैक वाला बताएंगे ही ना। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जानेंगे। प्रकाश टॉपिक आप लोग लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखेंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। यानी आपतित किरण, आपतित किरण ये आने वाली जो किरण है उसको सबको आपतित किरण ही कहेंगे, आपतित किरण। और टकरा करके लौट गया इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो यहां कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यहां पर ध्यान दीजिए, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। यह एक मिरर है, यहां से प्रकाश की एक किरण यहां पर पड़ा, तो ये आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। याद रखेंगे इसको इंसिडेंस रे बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो जिस बिंदु पर टकरा रहा है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। अब देखिए ये प्रकाश की ये तो अपारदर्शी है, तो ये आर पार तो जाएगा नहीं, क्या होगा? लौट जाएगा, इधर की ओर लौट जाएगा। तो यह लौटने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण इसको रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं अंग्रेजी। अब इस बिंदु पर एक लंब डाला जाए, इस बिंदु पर क्या कर दिया जाए? एक लंब डाल दिया जाए जिसको कहा जाता है अभिलंब। अब समझ में आ गई हो बात? हम ये किरण का समूह है, इसमें हमसे एक किरण का हम नियम बता रहे हैं, यही नियम सबके लिए लगता। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां देखिए तो आपतन कोण कहां पर बनेगा? यानी अभिलंब
और आपतित किरण के बीच यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसी को कहा जाता है आपतन कोण। इसको शॉर्ट में इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में आई लिखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको कहेंगे परावर्तन कोण। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में आर बोलते हैं। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये ही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। यदि प्रकाश यानी कोई सतह पर 90 डिग्री से अगर टॉर्च बढ़ा जाए ऊपर से, तो यह भी जो है सो नीचे और इसी से ऊपर की ओर आ जाएगा, उसका भी जो है सो परावर्तन का मान भी 90 डिग्री होगा। तो यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसे उतारिए। चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश के एक और घटना है जो किरण मान करके उसकी व्याख्या की जाती है, प्रतिबिंब का बनना। तो हम जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब भी जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि दर्पण क्या होता है, उसके बाद आप प्रतिबिंब आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए हम दर्पण के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। मिरर यानी दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण कांच की ऐसी सतह होती है जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है यानी रंगा होता है। दर्पण कांच की वैसी सतह होती है जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है और इसका दूसरा भाग प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित करती है। इसे ही दर्पण कहा जाता है। यानी अवशोषण होता है, 1-2% लगभग अवशोषण होता है प्रकाश का दर्पण द्वारा, लेकिन लगभग या पूर्णतः क्या कर देता है, परावर्तन ही कर देता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वह कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है प्लेन मिरर, इसको कहा जाता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो चलिए हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। याद रखिए, फिर से समझ लीजिए, दर्पण की परिभाषा भी मिला लीजिए कि दर्पण कांच की वैसी सतह है जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है और दूसरा भाग प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है। इसे ही दर्पण कहते हैं। जैसे एक भाग, ये शीशा है, शीशा पारदर्शी शीशा, इसको इधर से कलई कर, इसका दो भाग है, एक भाग ए और एक भाग बी। अगर बी को हम रंग दे, कलई कर दे, पेंट कर दे, इधर से पेंट कर दिए, अब ए इसका हो गया परावर्तित सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह।
यह हुआ परावर्तक सतह, क्योंकि अब लाइट हम इधर से ही दे सकते हैं, इसको इधर से नहीं। आईना देखते हैं दर्पण वाले, तो दर्पण वाले जो आईना देखते हैं ना, उसमें उसके पिछले हिस्सा में कलर किया हुआ होता है, उसको देखिएगा फोड़ के, तो उसका पिछला हिस्सा से हम चेहरा नहीं देख सकते, उधर से लाइट नहीं वो नहीं कर सकती है। तो इधर से ही हम लाइट को दे सकते हैं, इधर से नहीं दे सकते हैं, इधर से देंगे परावर्तन होगा लेकिन इसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये परावर्तक सतह हो गया। तो इसकी परिभाषा होगी, समतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे आप लोग कि समतल दर्पण कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, माने उठा चाहे धंसा नहीं होता, एकदम समतल होता है, प्लेन होता है। फिर से मिलाएंगे, कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये हुआ आपका समतल दर्पण। एम डैश, एम का मीन्स होता है मिरर, इसका एक छोर का नाम एम और दूसरा छोर का नाम एम डैश किए हैं। तो ये हुआ आपका समतल दर्पण। अब देखिए यहां से हम कोई वस्तु को अगर हम रख देते हैं तो इसका जो है परावर्तन होगा यहां, और इसका प्रतिबिंब जो है यहां पर बन जाएगा। ये इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। अब देखिए समतल दर्पण तो हम जान लिए, समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं दूसरा दर्पण से, कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, वह वस्तु के बराबर ही बनाता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका इमेज होगा। देखिए जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनती है। पहला इसका विशेषता है, समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वस्तु के बराबर ही बनाती है। दूसरा इसका नेचर है, गुण है कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को यदि रनिंग कराते हैं, यानी समतल दर्पण में कोई वस्तु अगर u वेग से गतिमान नजर आए, गति करता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है दुगना यानी 2u वेग से गतिमान नजर आएगा। यदि यह वस्तु जो है, इसका नाम रख देते हैं O, इसका नाम ए बी है, इसका नाम बी डैश, ये O चुकी बिंदु है। यदि वस्तु ए बी जो है, यदि दर्पण की ओर अगर u वेग से गतिमान नजर आ रहा है, तो ये प्रतिबिंब जो है 2u वेग से गतिमान नजर आएगा। ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब देखिए समतल दर्पण की तीसरी विशेषता, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछी जाती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। ये इसकी तीसरी विशेषता। चलिए इसकी विशेषता हम 3 समझ लिए, अब इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से घरेलू दर्पण के रूप में चेहरा को देखने के लिए किया जाता है। यानी घरेलू दर्पण में हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें समतल दर्पण ही होता है। दूसरा, समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वह सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर में 60 डिग्री के पर घुमा करके समतल दर्पण को रखा जाता है। तीसरा, इसको फर्नीचर में जो है इसको सजावटी के सामान में, गोदरेज है, पलंग है इत्यादि में सजावट के लिए जो है समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए समतल दर्पण के बारे में जान लिए, अब गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कोई कांच है और इसका एक खोखला गोला, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा भरा हुआ है,
और ये कांच का है। जैसे कि हम लोग बचपन में खेलते थे प्लास्टिक की गेंद से, तो उसके अंदर जो है खोखला होता था, हवा भरा होता था, और वो यदि प्लास्टिक की न हो करके यदि वह कांच की हो तो यही कहलाएगा गोलीय दर्पण। अब देखिए, तो गोलीय दर्पण, तो दर्पण के लिए तो आपको उसको एक भाग को रंगना होगा, तो एक भाग को रंगिएगा, या तो आप अंदर से रंग दीजिए या बाहर से रंग दीजिए। अब देखिए, तो इसको यदि हम अंदर से रंग देंगे, अंदर से, चलिए अंदर से रंग देंगे, तो जिधर से रंगते हैं उसका अपोजिट सतह वाला उसका परावर्तक सतह होता है। तो ये इधर से रंग दिए तो इसका परावर्तक सतह ये हो गया, ये हो इसका परावर्तक सतह। अब देखिए, हम अब इसको बाहर से रंगते हैं, बाहर से रंग दिए तो अब इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, ये हो गया, इसका ये हो गया परावर्तक सतह। अब देखिए, तो इसी आधार पर जो है गोलीय दर्पण को दो क्लास में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको कहा जाता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो चलिए पहले उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। याद रखेंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह उभड़ा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी देखिए, इसका अंदर से हम अगर कलई करते हैं तो इसका बाहर वाला परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभड़ा हुआ है थोड़ा सा, नहीं, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए, ये धंसा हुआ है तो इसकी परिभाषा होगी कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखेंगे, यदि गोलीय दर्पण को अंदर से कलई कर देंगे, अंदर से पूरे में कलई कर देंगे तो वह दर्पण हो जाएगा उत्तल, यदि बाहर से पूरे में कलई कर देंगे तो वह दर्पण हो जाएगा अवतल। इसी आधार पर इसकी परिभाषा दी गई है उत्तल दर्पण की कि कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह उभड़ा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं, ये आप लिख सकते हैं। चलिए तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कि उत्तल दर्पण की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। यह है आपका गोलीय दर्पण। इसको हम क्या किए हैं, दो भागों में काट दिए हैं। तो दो भागों में काट दिए, एक को अंदर से कलई कर दिए हैं, तो एक को अंदर से कलई कर दिए, और ये चलिए अंदर से कलई कर दिए, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए, उत्तल दर्पण का एक और नाम है अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि यह प्रकाश के किरण को अपसरित करती है, अपने फोकस पर जो है प्रकाश के किरण को अपसरित करती है। यहां से प्रकाश की किरण जाएगा, यहां से प्रकाश की किरण जाएगा, तो ये लौटेगा इधर की ओर। ये प्रकाश के किरण को अपसरित करती है फोकस पर, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है अपसारी दर्पण। समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसकी विशेषता हम जानेंगे, उत्तल दर्पण की विशेषता। तो उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, पहला। दूसरा, उत्तल दर्पण
द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और हमेशा सीधा होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब होगा यानी जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। छोटा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, यही इसकी विशेषता है। यह प्रकाश के किरण को अपसरित करती है, इसका यह चौथा विशेषता है। 4 विशेषता हो गया। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसकी उपयोगिता जानिए। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी चलाता है ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा रहता है ताकि पीछे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है उसको देखने के लिए एक दर्पण लगी रहती है। वही दर्पण जो है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके अलावा इसका एक और उपयोग है, गलियों में रोशनी को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जब प्रकाश पड़ता है तो यह चारों ओर क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसलिए गलियों में रोशनी को फैलाने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है, ये तो हो गया उत्तल दर्पण, हो गया खत्म। अब हम जानेंगे अवतल दर्पण। तो ये देखिए, अगर हम इस दर्पण को, गोलीय दर्पण को अंदर से कलॉय कर देते हैं, यदि इस दर्पण को हम अंदर नहीं बाहर से कलॉय कर दिए तो इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, धंस गया, धंसा हुआ है ना। तो इसकी परिभाषा होगी, कांच की वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम, जब उत्तल दर्पण का दूसरा नाम हो सकता है तो अवतल दर्पण का भी होगा। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लिख लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यह प्रकाश के किरण को अपने फोकस पर जो है क्या करती है, अभिसरित करती है। अपने फोकस पर जो है अभिसरित करती है, यानी सब प्रकाश के किरण को जो है वह ला करके कहां पर मोड़ देती है, कहां पर एकत्रित कर लेती है, अपने फोकस पर कर लेती है। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी। चलिए ये लिखिए, ये डायग्राम बना सकते हैं, अभिसारी दर्पण। अब जानेंगे कि उत्तल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहला, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का उल्टा और सीधा दोनों, वो हम बताएंगे। उल्टा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये विशेषता हो गया 3 को, उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला, उत्तल दर्पण किसी प्रकाश के किरण को अपने फोकस पर केंद्रित करती है। चलिए ये हो गया, यही इसकी विशेषता है। अब इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण की तुलना में, अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण की तुलना में अधिक है। कहां है? अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में बिजली उत्पादन करने के लिए, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण होता है, तो यही होता है अवतल दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा नाक, गला, कान की जांच करने में किया जाता है। क्योंकि यह प्रकाश को जैसे केंद्रित करती है तो लाइट कान में, नाक में ये देता है जिससे वो अंदर में दिखाई देता है। उसके बाद अलावा यह जो है टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट तो बता ही दिए, इत्यादि में भी जो है अवतल दर्पण की उपयोग किया जाता है। चलिए ये हम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम पहले दर्पण बता दिए हैं, अब जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट था प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब जानने से पहले हमें दर्पण जानना जरूरी था। तो प्रतिबिंब होता है कि जब प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद, ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसी को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यहां पर एक वस्तु रख दिए हैं, वस्तु का नाम रख देते हैं OA, और यहां से प्रकाश की किरण चली है और ये यहां से टकराएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, यहां पर फोकस है, फोकस से होकर के जाएगा, और ये जो है कहां से होकर जाएगा, ये सेंटर से होकर जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्रकाश की किरण इस बिंदु पर कट गया ना, और ये इसका एक्सिस है x डैश, तो ये ही इसका प्रतिबिंब हो गया O डैश A डैश, यहां से ये बिंदु B E M डैश, और ये हो गया F। यानी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसी को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, इसको कहते हैं रियल इमेज, इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। यानी जब इसकी परिभाषा होगी, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर देखिए यह अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब, यहां से प्रकाश की किरण गया है और प्रकाश की किरण ही लौट आई है और यहां पर कटा है, तो ये वास्तव में कट रही है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये आप वास्तविक प्रतिबिंब में बना सकते हैं। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कटती हुई मालूम पड़ती है, वास्तव में कटती नहीं है बल्कि कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह उत्तल दर्पण में बनता है। यहां पर देखिए कैसे, ये है उत्तल दर्पण, एक अंदर से कलाई कर दिए तो उत्तल, बाहर से कलाई कर देंगे अवतल। यहां से ये वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश तो इधर की ओर लौट गया, OA ये क्या है, वस्तु है, ये प्रकाश यहां से चला बिंदु B पर टकराया, अब तो वस्तु प्रकाश तो S की ओर मुड़ गया, लेकिन यदि इसको हम पीछे की ओर लाते हैं फोकस पर और इसका एक भाग सेंटर से इस गुजारते हैं C से, तो यहां पर कटा ना, लेकिन वास्तव में कटा नहीं है बल्कि कटती हुई मालूम पड़ रही है कि यहां पर ये कट रही है, तो इसका नाम रखते हैं O डैश A डैश F। तो ये हो गया इसका आभासी प्रतिबिंब, ये क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा, ये एक्सिस है, एक्सिस से ऊपर बनेगी प्रतिबिंब तो हो गया सीधा, एक्सिस से नीचे बनेगी तो ये हो गया उल्टा। तो चलिए आज हम लोग जाने कि दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश का परावर्तन, तो ये सब हम जाने। ये आज के बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इससे आगे की टॉपिक बताऊंगा। तो आज यहीं पर मैं क्लास खत्म करना चाहूंगा। आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोग अब मेरा वीडियो देखें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा ले, थोड़ा शेयर भी कर दे ताकि मेरा जल्दी से जल्दी 1K में सब्सक्राइबर भी चला जाए। और अब मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि अब मैं आप लोग को लाइव क्लास भी 2-3 दिन के बाद लूंगा, तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग देखते रहें। तो चलिए, रात्रि बहुत हो चुकी है, तब तक के लिए मैं रखता हूं। शुभ रात्रि, जय हिंद।